हेलो बच्चों। तो बेटू अपन ने एनएलएम का पहला लेक्चर पढ़ लिया। उसमें अपन ने नॉर्मल के बारे में, टेंशन के बारे में और एफबीडी के बारे में थ्योरेटिकली अपन ने बच्चों सब कुछ उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अब बच्चों अपन कुछ सम कपल ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। पुलिस प्रॉब्लम आज करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। फिर बच्चों अपन कल के लेक्चर में रेफरेंस फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे और एनएलएम को फिर आगे बढ़ाएंगे फ्रिक्शन के साथ जोड़कर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है बेटू, समझ में आ गया? तो चलो अपन आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बच्चों, बेसिक से उठाते फिर अपन। पहला मैंने क्वेश्चन लिया बच्चों, मेरे पास एक मास है, मतलब एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे बच्चों फोर्स लग रहा है ऐसे। ये फोर्स लग रहा है बच्चा कितना, ये मान लो 50 न्यूटन इस पे फोर्स लग रहा है और ये जो एंगल है, ये एंगल है कितना, 37 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस ब्लॉक पे फोर्स ऐसे लगा है 50 न्यूटन। ठीक है बेटू, तो अपन से पूछा क्या है, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ये जो मास, ये जो m मास का द्रव्यमान है ना, m kg का, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब जब जैसे अपन से पूछा है तो अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, कंस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रेंट मेथड, मतलब बेसिक सेंसोलॉजी जो वाला अपना मेथड है वो लगाना पड़ेगा। क्या कि जब ये धरती से अटैच है, यहाँ पे ऐसे अटैच हो रहा है, ठीक है, और ये फ्रिक्शन लेस है। अभी मैं घर्षण की बात नहीं कर रहा, घर्षण बच रहा है ना बच्चों एक, तो वो घर्षण की बात करेंगे अपन बाद में। तो बेटो जब ये फोर्स इस पे इधर लग रहा है तो ये चलेगा किधर, ये इधर तो चलेगा नहीं, हवा में चलेगा नहीं, तो किधर चलेगा, इधर। तो इसका मतलब इस एक्सेलरेशन की दिशा किधर आएगी, ये। कहां से पता लगा ये एक्सेलरेशन की दिशा इधर आएगी, ये अपना कंस्ट्रेंट मेथड से पता लगा। तो चलो बच्चों, अब इधर लाना है तो इसका मतलब इस दिशा में फोर्स देखना है मुझे, लेकिन फोर्स तो इस दिशा में नहीं है, फोर्स तो किस दिशा में, इस दिशा में। तो क्या मैं इस दिशा में ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकता हूं। यानी इस फोर्स के कितने भाग होंगे, कितने घटक है, 2 घटक है, जिसमें से एक घटक क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए को, और एक क्या कर रहा है, इसको जमीन पे बैलेंस कर रहा है। तो बच्चों जब मैं इसके घटक करूंगा तो एक घटक ऐसे हो जाएगा, एक घटक ऐसे हो जाएगा। ये जो होगा ये उसका होगा 50 sin 37 का, और ये जो होगा वो होगा 50 cos 37 का। ठीक है बेटू, तो अपन को तो इससे मतलब है, तो 50 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, तो ये कट जाएगा 10 यानी 40। तो 40 न्यूटन इधर लग रहा है और ये बचेगा 30 न्यूटन। इसका मतलब बच्चों कि अपने पास बेटू ये जो ब्लॉक था, इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स तो इसको ऐसे दबा रहा है 30 न्यूटन से, और एक फोर्स इसको ऐसे भगा रहा है 40 न्यूटन से। किस न्यूटन, कितने फोर्स की वजह से ये इधर चल रहा है, इधर जा रहा है, मतलब कौन सा फोर्स जिम्मेदार है त्वरण को प्रोड्यूस करने के लिए, तो कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, 40 न्यूटन। इसका मतलब ये जो 40 न्यूटन होगा ये बराबर होगा ma के, इसका मास ma। ठीक है बच्चों, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 40/m। अब यदि m की वैल्यू आपको दे रखी है मान लो 4 kg, तो a इक्वल टू कितना जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका त्वरण हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, इसी क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछ लिया जाए बेटो कि इसका नॉर्मल कितना होगा, अभिलंब कितना होगा। तो अभिलंब क्या होगा बच्चों, तो देखो अभिलंब कैसे निकालेंगे। जब मैंने ये ब्लॉक लिया तो इस ब्लॉक पे सतह कौन सा है, ये किसकी सतह पे रखा हुआ है, ये धरती माता की सतह पे रखा हुआ है। तो ये धरती माता को दबाएगा। जब ये धरती माता को दबाएगा तो कितने से दबाएगा, mg से। धरती माता को ये कितने से दबा रहा है, mg से। यानी ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक धरती माता को जो अभिलंब लगा रहा है तो इधर लगा रहा है, mg से दबा रहा है। तो धरती माता उतने ही से इसको वापिस ऊपर दबाएगी, तो इस पे n ये आ गया। समझ आए बच्चों? तो इस पे n जो, ये जो n होगा वो किसके बराबर होगा, mg के। लेकिन अब एक चीज सुनो बच्चों ध्यान से, इस पे जो फोर्स लग रहा है इस दिशा में और लग रहा है एक और फोर्स, कौन सा, 30 न्यूटन। ये लग रहा है 30 न्यूटन। आगे बात समझो बच्चों। तो अब देखो क्या है कि यदि मैं इस पे एफबीडी बनाऊं, किसका, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं, तो इस ब्लॉक का एफबीडी देखो बच्चों क्या बनेगा। एफबीडी क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है बच्चों कि किसी पार्टिकल का लगने, किसी पार्टिकल पे लगने वाले वे सभी समस्त बल, चाहे वो संपर्क हो चाहे वो असंपर्क हो, उनको एक ग्राफ में उनकी दिशा को दिखाते हुए प्रदर्शित करना, या दिशा को दिखाते हुए एक रेखा चित्र बनाना, वो कहलाता है मुक्त वस्तु रेखा चित्र। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको?
कोई दिक्कत है बेटू? तो देखो इस FBD पे मुझे फोर्स निकालना है, तो एक फोर्स तो इस पे किधर लग रहा है, एक फोर्स तो इस पे लग रहा है 40 न्यूटन का इस दिशा में, तो ये लग गया 40 न्यूटन का। एक फोर्स किधर लग रहा है 30 न्यूटन का इस दिशा में नीचे की तरफ, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन है 50 हो जाएगा 37 डिग्री। उसके बाद एक फोर्स इस पे लग रहा है, ये तो सब कैसे है कांटेक्ट वाले जो इस पे संपर्क हो रहे ना। अच्छा एक फोर्स कौन सा है mg नीचे की तरफ लगेगा, ये कैसा फोर्स है, ये असंपर्क फोर्स है। FBD असंपर्क फोर्स का भी बनता है और संपर्क फोर्स का भी बनता है, ठीक है। ठीक है बेटू समझ में आ गया। चलो और क्या लगेगा, और इस पे एक लगेगा अभिलंब ऊपर की ओर। ये अभिलंब कौन लगा रहा है, अभिलंब ब्लॉक पे लगा रहा है धरती माता, तो धरती माता के द्वारा ब्लॉक पे लगाया गया बल, तो वह अभिलंब कहलाएगा ये। तो ये बना दिया FBD। मुझे इसका निकालना है क्या बच्चों, मुझे इसका निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किस दिशा में, इस दिशा में है, तो ma बराबर 40 न्यूटन हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या भाई, हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स लग रहा है, तो ma बराबर 40 न्यूटन और m यदि 4 kg है तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मुझसे पूछा अभिलंब, मुझसे क्या पूछा अभिलंब, तो अभिलंब कहां पे आता है y एक्सिस में, तो y एक्सिस में एक ही फोर्स है कि 3 फोर्स है, 3 फोर्स है, ठीक है बच्चों 3 फोर्स है। अब वापिस से कंस्ट्रेंट मेथड, कंस्ट्रेंट मेथड क्या होता है सेंस के ऊपर, क्या कि ये ब्लॉक हमेशा कहां रहेगा, ये ब्लॉक हमेशा धरती पे रहेगा, तो ये ब्लॉक हमेशा धरती पे रहेगा, इसका मतलब y एक्सिस पे जितने भी बल है उन सबका बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा 0, उन सबका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा 0। अब बीजगणितीय योग जब आप 0 करो तो उसको डायरेक्शन के साथ लेना है, ऊपर वाले फोर्सों को प्लस ले लेना है तो नीचे वाले फोर्सों को माइनस ले लेना है। या इसी प्रकार यदि मान लो नीचे वाले फोर्सों को आप प्लस लेते तो ऊपर वाले फोर्स को माइनस लेना है, सबको जोड़ के 0 लगा दो, ठीक है बेटू समझ में आ गया। या फिर आप ऐसे बोलो कि ये सब साम्य अवस्था में तो कौन सा फोर्स बराबर किसके हो जाएगा। तो देखो नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे लग रहा है 30 नीचे लग रहा है और mg भी नीचे लग रहा है, तो 30 प्लस mg ये कौन से फोर्स है, ये वो फोर्स है जो नीचे लग रहे हैं। और इनको बैलेंस कौन करेगा, यदि जमीन पे बना रहेगा तो इनको बैलेंस कौन करेगा अभिलंब, तो ये अभिलंब क्या है ऊपर की तरफ, तो n बराबर कितना हो जाएगा 30 प्लस mg, तो n बराबर 30 प्लस m की वैल्यू 4 है, g की वैल्यू 10 मान लो, 9.8 होती है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 10 मान के चलो, 40 और 30 70, तो इस पे अभिलंब कितना लग रहा है 70 न्यूटन। आ गई बात समझ में बेटू, कोई दिक्कत है क्या। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। सिंपल सा ब्लॉक था, 50 न्यूटन का फोर्स 37 डिग्री बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से ऐसे लगा रहे, ऐसे लगा रहे। और ये कंस्ट्रेंट मेथड से अपन ने देखा कि यार जो चित्र ब्लॉक जो चित्र बना के दिया है क्वेश्चन में उससे ये इधर चल रहा है, तो इधर त्वरण कितना होगा वो अपन निकाल लेंगे, अभिलंब कितना लगेगा वो अपन निकाल सकते हैं FBD बना के, सिंपल सी बात है, ठीक है बेटू। चलो अब इसी को थोड़ा सा हल्का सा इसको थोड़ा टफ करते हैं, चिन्ना सा, ज्यादा नहीं चिन्ना सा ना। देखो बेटो क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या ले लिया, अब मैंने ब्लॉक एक ही ले रखा है, मैंने ब्लॉक 4 kg का ले लिया और इस ब्लॉक पे मैं फोर्स एक तो इधर से लगा रहा हूँ, ये लगा दिया मैंने 50 न्यूटन का, ठीक है, और ये एंगल मैंने दे दिया 53 डिग्री ऐसे, और एक फोर्स मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है, 2 फोर्स लगा दिया और ये एंगल मैंने दे दिया 37 डिग्री 20 न्यूटन, ठीक है। अब वही क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि इसका त्वरण क्या होगा, ठीक है, पहली चीज तो इसका त्वरण क्या होगा, फिर दूसरी चीज इस पे नॉर्मल क्या होगा, तो इसका त्वरण बताओ और इसका नॉर्मल बताओ इस ब्लॉक पे। अब कंस्ट्रेंट मेथड से अपन पहले क्या ले लेंगे, तो बच्चों अब इस वाले केस में देखो कंस्ट्रेंट मेथड लगाने से पहले आपको क्या बना लेना है, आपको FBD बना लेना है। जब कभी अपन को कंस्ट्रेंट मेथड यानी सेंस वाला मेथड कि ये चलेगा किधर, अब मुझे ये नहीं मालूम ये चल किधर रहा है, या तो वो एग्जाम दे देगा तो अच्छी बात है, अब मुझे ये नहीं मालूम ये चलेगा कहाँ, तो बेटो फिर इस वाले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले FBD बना लेंगे। FBD से आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि ये चलेगा किधर। तो देखो एक चीज तो पता है, कंस्ट्रेंट मेथड से एक चीज पता है कि हवा में तो नहीं उड़ेगा, डेफिनेटली तो इधर चलेगा इधर चलेगा ये मालूम है, लेकिन इधर चलेगा अभी ये नहीं मालूम, तो वो कौन बताएगा मुझे, FBD बता देगा। तो FBD बनाता हूं मैं इसका, देखो तो 4 kg का जब मैं FBD बनाऊंगा तो एक तो नीचे लगेगा 40 न्यूटन mg g मैंने 10 मान लिया, तो 40 न्यूटन का नीचे लगेगा mg, ठीक है, असंपर्क बल है 40 न्यूटन का। फिर धरती जब 40 न्यूटन से दबा रहा है तो धरती माता इस पे ऊपर की तरफ लगाई एक बल, कौन सा, अभिलंब बल,
तो ये हो गया अभिलंब नॉर्मल ऊपर की तरफ। ठीक है बेटू, उसके बाद ये लग रहा है 50 न्यूटन ऐसे, तो 50 न्यूटन 53 डिग्री पे लग रहा है, तो इसे घटक करेंगे तो एक घटक हो जाएगा 50 कोस 53, तो ये हो जाएगा बेटू क्या 50 कोस 53, 50 कोस 53 डिग्री इस दिशा में, और इस 50 साइन 53 ऐसे लगेगा नीचे की तरफ, तो ये बेटू अपना लगेगा 50 साइन 53। समझ में आना बेटू, कोई दिक्कत है क्या बच्चों? नहीं है ना। चलो फिर उसके बाद इसके करेंगे 20, तो ये 20 कोस 37 इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है 20 कोस 37, और इसके जब एक साइन वाला घटक वर्टिकल घटक करूंगा तो 20 साइन 37 नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये लग रहा है 20 साइन 37। ठीक है बेटू, तो अब इसको हल करो। देखो कोस 53 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 53 की वैल्यू 3/5 होती है, 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 10, तो 30, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन। ये 30 हो गया, तो ये कितना जाएगा 40 न्यूटन। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर ऐसे कोस 37 निकालेंगे। कोस 37 की वैल्यू 4/5 होती है, तो 5 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो 5 चौका 20, 4 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन। ठीक है बेटो, तो इसी प्रकार ये कितना जाएगा, ये 16 न्यूटन है, तो ये कितना हो जाएगा साइन 37, साइन 37 कितना होता है 3/5, 3/5 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16 है ना। नहीं 16 नहीं भाई, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 4 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। तो 16 न्यूटन और ये 12 न्यूटन। 16 कितना होता है 256, 12 होता है 144, जोड़ेंगे 400, सही है। तो समझ में आया बेटू, कोई दिक्कत है क्या? तो अपने पास क्या क्या हो गया, इसको मिटाल दो, तो देखो कितना है, मैं बता देता हूँ वापस से। ये 4 kg है, 40 न्यूटन नीचे लग रहा है, इस पे ऊपर नॉर्मल लग रहा है, इधर इस पे कितना लग रहा है 30 न्यूटन, इधर इस पे कितना लग रहा है 16 न्यूटन, इधर इस पे कितना लग रहा है 40 न्यूटन, और इधर इस पे कितना लग रहा है 12 न्यूटन। तो ये बन गया इसका FBD, ये बन गया इसका FBD। आगे बात समझ में बेटो, कोई दिक्कत है क्या? और कोई फोर्स अपन वंचित रह गए हो? नहीं कोई वंचित नहीं रहे, है ना। चलो बच्चा, अब बताओ, अब ये किधर जाएगा? अब भाई मुझे कंस्ट्रेंट है, तो ये तो मुझे मालूम है कि ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब वर्टिकल जितने फोर्स है सब साम्यावस्था में होंगे। फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो चेक करो कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है। 30 न्यूटन इधर लगा रहा है, 16 न्यूटन इधर लगा रहा है, तो ऑब्वियसली 4 न्यूटन, 30 न्यूटन 16 न्यूटन, तो डिफरेंस कितना हो गया 14 न्यूटन। तो 14 न्यूटन किधर जा रहा है, इस दिशा में। आ गई बात समझ में? तो ये चलेगा किधर, ये जो ब्लॉक जाएगा तो परिणामी त्वरण किधर आ रहा है, परिणामी त्वरण इधर की तरफ आ रहा है, ये आ गया परिणामी त्वरण, तो ए परिणामी इधर आ गया बेटू, समझ में आ गया? इधर ही आएगा, इधर ही चलेगा। कितने से चलेगा, ये चलेगा 14 न्यूटन से। भाई 30 न्यूटन इधर है, 16 इधर है, तो कितने न्यूटन परिणामी आ रहा है 14 न्यूटन परिणामी। तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो MA, तो 4A परिणामी, 4A परिणामी इज इक्वल टू कितना जाएगा 14 न्यूटन, तो A परिणामी कितना जाएगा 14/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। तो अपन पता लग गया कि चलेगा किधर, ये चलेगा इधर चलेगा, कितने से 14/4, 7/2, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गई बात समझ में? फिर बेटो मुझे निकालना है इसका नॉर्मल, कि नॉर्मल कितना होगा। तो नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, साम्यावस्था में सब बराबर, नीचे कौन कौन से लग रहे हैं 40, 40, 80 और 12, कितने हो गए 92। तो 92 न्यूटन नीचे लग रहा है, N ऊपर है, तो नॉर्मल कितना जाएगा 92 न्यूटन। बोलो बेटो, समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? तो इस प्रकार बोलो, इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो इसी क्वेश्चन को और टफ बनाना है, उसको इसी क्वेश्चन को और टफ बनाना है, तो वो इसमें क्या जोड़ देगा, घर्षण जोड़ देगा। यहाँ पे सरफेस जो सतह है इसका घर्षण गुणांक दे देगा, तो फिर मुझे घर्षण लगा देना है। तो अब घर्षण लगाऊंगा तो FBD में क्या हो जाएगा, एक घर्षण का फोर्स और इसमें जुड़ जाएगा। समझ में आया बेटो? तो वो बच्चों को टफ लगता है, टफ कुछ नहीं है, बस आपको बेसिक ये आना चाहिए, उसके बाद वो हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर बेटो, कोई दिक्कत है क्या? चलो इसको उतार लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। चलो बेटो, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटो। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ले लिया सरफेस नत्तल, नत्तल नहीं, पहले अपन ले लेते हैं ऐसे वाला ना। मैंने ले लिया एक ब्लॉक ऐसे ले लिया, एक ब्लॉक ऐसे ले लिया,
और एक ब्लॉक ऐसे ले लिया, ठीक है। इस ब्लॉक को 2 kg, ये आई थिंक मैंने समझा दिया था थ्योरी में भी, 3 kg और 5 kg, और मैंने यहाँ पे बच्चों क्या लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया। कितने न्यूटन का फोर्स लगाऊं? मैंने लगा दिया ये 40 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब मुझसे पूछा है कि बताओ अभिलंब, कौन सा अभिलंब बताओ, 3 पे 5 की वजह से, तो ये बताना है मुझे, ये अभिलंब बताना है 3 पे 5 की वजह से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, जब भी एक सिस्टम, देखो एक पूरा सिस्टम बन गया ये, जिसमें 3 ब्लॉक है, 1 2 3, तो सिस्टम बन गया। तो अब ब्लॉक पे मुझे अभिलंब पूछा है, तो मुझे सिस्टम का क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए, मतलब सिस्टम की नॉलेज मालूम होना चाहिए। अब इसमें सिस्टम की नॉलेज के लिए अपन को डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली अपन को निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इस टोटल पूरे सिस्टम का मास, तो ये पूरे निकाय का मास, सिस्टम यानी निकाय, तो पूरे निकाय का मास कितना हो गया, 3 और 2 5 और 5 10, तो 10 किलो क्या हो गया है, इसका सिस्टम का निकाय हो गया। अच्छा, इस पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है, तो इस पूरे सिस्टम पे फोर्स जो लग रहा है वो तो लग रहा है 40 न्यूटन। अब कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी 40 तो 2 पे लग रहा है, अरे 2 पे नहीं, तीनों मिक्स है, तो ये एक सिस्टम निकाय हो गया ना भाई। ये कॉन्टेक्ट अलग होता यदि ये जुड़ा ही नहीं होता, 2 ऐसे है फिर 3 ऐसे है, 2 और 3 के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दे रहा, दोनों जुड़ ही नहीं रहे, तो फिर 40 न्यूटन सिस्टम का नहीं होता। अब कई बच्चे बोलेंगे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो हम मानते हैं, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो दोनों जुड़े तो रहते हैं, वो अपन को दिखाई नहीं देते, वो अदृश्य लाइन जिसे हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल लाइन, यानी काल्पनिक रेखा है, विद्युत बल रेखा या चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा वो जुड़े होते हैं, अपन को वो दिखाई नहीं देते, इसलिए अपन उसको काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है बेटू, समझ में आया? तो एफ सिस्टम कितना हो गया, 40 न्यूटन हो गया। तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालू, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 40/10, इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। और किस दिशा में आएगा, ये इस दिशा में, इसका मतलब इस सिस्टम, ये सिस्टम किधर चलेगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण इस पे इस दिशा में लग रहा है, तो 2 पे भी इधर लगेगा, 3 पे भी इधर लगेगा, 5 पे इधर चलेगा, इधर लगेगा। आ गई बात समझ में, दिशा। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन को अपन परिणामी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परिणामी त्वरण। तो परिणामी त्वरण इस दिशा में है। आगे बात समझ में बेटो, कोई दिक्कत है क्या? अब चलते हैं पोस्टमार्टम करते हैं किसका, 2 kg का, या पीछे से 5 kg कर लो, तो कहीं से भी कर लो, चलो 5 पीछे से, चलो आगे से उठा लो 2 kg का। तो ये मैंने 2 kg का लिया, इस 2 kg का एफबीडी बनाता हूँ। कौन कौन से, 2 kg नीचे लगाएगा 20 न्यूटन mg, 20 न्यूटन mg लगाएगा। 2 kg के ऊपर लगेगा अभिलंब n, धरती माता की वजह से। और इस 2 kg पे 3 kg, 2 kg 3 kg को ऐसे दबाएगा, तो 3 kg 2 kg को ऐसे दबाएगा, तो 2 kg पे अभिलंब एक को 2 kg पे अभिलंब लगेगा किसकी वजह से, 3 की वजह से। फिर 2 kg पे एक और फोर्स लगाया कितना, 50 न्यूटन, नहीं 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। ठीक है बेटो, समझ में आ गया? और ये जो पूरा ये जो 2 kg का ब्लॉक है, ये इसका परिणामी त्वरण दे रखा है, ए परिणामी। ए परिणामी कितना है इसका, ए परिणामी है 4 मीटर पर सेकंड उसका। यहाँ पे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एफ सिस्टम लिख देते हैं 40 न्यूटन। 40 न्यूटन जो एफ सिस्टम लिखे, फिर इसको करते हैं बैलेंस करके फोर्सों को, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका, इस वाले ब्लॉक का जो परिणामी बल होगा, इस वाले ब्लॉक का, वो 4 नहीं होगा, वो 8 होगा, 4 × 8। त्वरण समान होता है। ठीक है बच्चों, एफ तो अलग अलग हो सकता है ना, त्वरण तो हमेशा 4 रहेगा। इसका, इस पूरे सिस्टम का त्वरण 2 3 5 का त्वरण तो हमेशा क्या रहेगा, 4 ही रहे। तो ये बना लिया अपन ने ब्लॉक डायग्राम, मतलब एफबीडी बना लिया किसका, 2 kg का। अब देखो 2 kg हवा में तो उड़ नहीं रहा, हवा में नहीं उड़ रहा, इसका मतलब n बराबर किसके गए, 20 के, तो n बराबर 20 मीटर। तो धरती माता के द्वारा लगाया गया अभिलंब किस पे, 2 kg पे कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। फिर बात करने है मुझे 2 kg पे। अब ये जो 2 kg है वो जा किधर रहा है, इधर जा रहा है। इधर क्यों जाएगा, इधर क्यों जाएगा, देखो इसमें फोर्स कौन सा है, ये फोर्स नहीं होता बच्चों, ये फोर्स नहीं है, इसको आप गलत मत मानना, ये फोर्स नहीं है। केवल क्या है आपके पास, एक तो इस पे n इधर है और एक 40 न्यूटन इधर है। ठीक है बेटो, समझ में आ गया? एक बल तो ये रहा, एक बल ये रहा। अब ये दोनों बल में से कौन सा बल ताकत बल होगा कि ये ब्लॉक इस दिशा में चले, 4 से। आगे बात समझ में? ये 4 ये बल नहीं है, ये एफबीडी का बल नहीं है, ये 4 एक कंस्टेंट मेथड को दिखा रहा है कि इसमें मुझे कौन सा बल ज्यादा रखना है कि वो इधर चले।
आगे बात समझ में। तो देखो N23 इधर है, 40 इधर है, और ये चल किधर रहा है, ओवरऑल इधर चल रहा है। चलने का मतलब ये चल इधर नहीं रहा, मतलब इसके परिणामी त्वरण इधर है। आगे बात समझ में। तो बच्चों अब क्या होगा, इधर होगा तो इसका मतलब 40 ज्यादा होगा N23 से, तो अपन क्या लिखेंगे, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा 40 माइनस N23, 40 माइनस N23, ये इसका परिणामी हो गया। और ये परिणामी किसके बराबर हो जाएगा, ये परिणामी हो जाएगा 2, मतलब A परिणामी इंटू M, इसका 2 kg का M, तो 2 इंटू 4 तो कितना हो गया 8, यानी इसको बोलते हैं M, किसका है ये M, 2 kg वाला, तो 2 kg M इंटू 4 यानी कितना हो गया 8। तो 40 माइनस N23 इज इक्वल टू 8, तो N23 कितना हो गया 32 न्यूटन, N23 हो गया 32 न्यूटन। आगे बात समझ में कोई दिक्कत है क्या, तो इस चीज को समझ में आ गया ना आपको, कोई दिक्कत। ए परिणामी हमेशा इधर ही रहेगा 4, क्यों, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, ये बात करें। कभी भी एस सिस्टम मत लगा देना, कई बच्चे 40 लगाएंगे फिर देखेंगे 40 N23 क्या घटा है, तो फिर 0, फिर तो क्या मतलब है। आगे बात समझ में तो ये हो गया पहला N23। अब मुझे बात करना है किसका, 3 kg का। तो बेटो अब मैं 3 kg का ले लिया, ये मैंने ब्लॉक ले लिया कितना 3 kg का। मैंने चेक किया 30 न्यूटन तो नीचे लगेगा, इस पे एफबीडी बना रहा हूँ, एन इस पे ऊपर लगेगा। ये कौन सा एन है, धरती माता के द्वारा लगाया गया। अब इस 3 kg पे क्या लगेगा, इस 3 kg पे 2 kg की वजह से इधर क्या लगेगा, अभिलंब, तो N3 ड्यू टू 2, N3 ड्यू टू 2 ये लगेगा। अब N3 ड्यू टू 2, अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो N3 जो होगा वो कितना होगा, ये उतना ही होगा जितने से N23 होगा। तो कितना आना चाहिए 32 न्यूटन, कितना आना चाहिए 32 न्यूटन। आ गई बात समझ में भाई, ये बात है ना, ये कितना न्यूटन आना चाहिए 32 न्यूटन। चलो आ गई बात समझ, N23 32 है तो N32 भी 32 होगा। फिर उसके बाद इस 3 kg पे एक और अभिलंब लग रहा है, किसकी वजह से, 5 kg की वजह से, ऐसे 5 kg की वजह ऐसे, यानी इस पे इधर भी तो लग रहा है अभिलंब 3 पे, किसकी वजह से, 5 kg की वजह से, ऐसे लग रहा है N35। और अब मुझे बताओ इनमें से कौन ताकतवर होगा, इनमें से कौन ताकतवर होगा कि इसका रिजल्टेंट यानी ए परिणामी इस दिशा में आ जाए। ए परिणामी कितना है 4 है ना, ए परिणामी तो 4 है इस दिशा में, यानी इन दोनों फोर्सों में से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा कि वो इधर चले, कौन सा होगा, यही तो होगा 32 न्यूटन वाला, तभी तो ये इधर लेके जाएगा, यानी ये कम होगा। तो अपन इसमें से इसको घटाएंगे, तो 32 में से मैं क्या घटाऊं, N35 घटाऊं, तो ये रिजल्टेंट हो गया। ये रिजल्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, ये रिजल्टेंट होना चाहिए 4 और 3, तो 4 तिया 12, तो ये किसके बराबर होना चाहिए 12 के बराबर। समझ आया बच्चों। तो यहां से N35 कितना हो जाएगा, तो 12 इधर आ जाएंगे, तो 32 में से 12 गए तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये 20 न्यूटन लगेगा। अब बात कर लेते हैं पांचवे का। अब पांचवे में ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। देखो कैसे, पांचवा जो है, पांचवे पे केवल एक ही अभिलंब लगेगा, इधर इस 3 की वजह से इधर लगेगा, एक ही लगेगा। और इस पे ए कितना है परिणामी 4 है, और m कितना है 5 है, तो 5 होगा 20, और वो 20 कौन ला रहा है उसमें, ये ला रहा है N35। तो बेटो क्लियर, ये टॉपिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, तो कंफ्यूज मत होना। वापिस से मैं इस चीज को समझा देता हूं आपको कि जब भी आपको कोई सिस्टम के ब्लॉक के बारे में पूछा गया हो, तो आपको सबसे पहले उस सिस्टम का त्वरण निकाल लेना है। त्वरण आसानी से आप निकाल सकते हो, त्वरण ही निकालना है, एफ सिस्टम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एफ सिस्टम केवल एफ का होता है। ए सिस्टम लेकिन सारे ब्लॉकों का परिणामी त्वरण होता है, सारे ब्लॉकों का परिणामी त्वरण होता है। अब यहां पे पहले वाले ब्लॉक में क्या हुआ, पहले वाले ब्लॉक में हॉरिजॉन्टल में 2 फोर्सेज है। अब इन मुझे मालूम है इसका ए परिणामी 4 है, ए परिणामी 0 होता तो इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर हो जाते। ए परिणामी 4 है तो इसका नेट परिणामी फोर्स कितना होगा, तो 2 4 दूनी का 8, किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा 8। लेकिन अब मेरे पास तो 2 ही फोर्स है, इन 2 फोर्सों से मुझे 8 बनाना है। 8 कब बनेगा, इन 2 फोर्सों से 8 कब बनेगा, जब ये वाला फोर्स कम हो। कितना कम हो, ये 32 होना चाहिए, और 32 इधर, ये 40, तो 8 हो जाएगा इधर, तो 8 समझ आए, तो 32 इसका आंसर सीधा जाए। फिर इस वाले की बात करेंगे 3 kg वाले में। इस 3 kg वाले ब्लॉक पे कितने बल लग रहे हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल दिशा में 2। एक तो ये 2 दबा रहा है 3 को इस दिशा में, एक 5 दबा रहा है 3 को इस दिशा में, 2 लग रहा है। लेकिन इसका ए परिणामी कितना है 4,
तो इसका इस ब्लॉक का परिणामी फोर्स कितना हो गया, तो 4 के 12 न्यूटन हो गया। अब मुझे मालूम है कि 32 न्यूटन, तीन ने 2 को दबाया 32 से, तो 2 भी 3 को दबाएगा 32 से, तो ये आ गया 32 न्यूटन। जाना अब इस दो में से कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है 32 ही बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 12 इसका इस दिशा में आ रहा है। तो मैं इस पे कितना होगा ये, तो 32, ये 20 होना चाहिए, तभी तो 12 आएगा इस दिशा में, तो ये 20 न्यूटन आ गया। अब जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस में रहेंगे तो इसको ओरली बोलेंगे, विदाउट पेन, ठीक है, विदाउट उठाइंग हाथ, मतलब समय बचो, पेन को बिगर उठाए, मतलब पेन को बिगर रखे, अपन को सीधा आंसर मन ही मन में कैलकुलेशन करनी है इस चीज की। तो आ गई बात समझ में। तो ये तीसरा क्वेश्चन क्लियर। चलो इसी प्रकार मैं चौथा क्वेश्चन कराता हूं आपको बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बेटो अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मैंने ले लिया। अच्छा बच्चा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको थोड़ा टफ बनाना है तो मैं घर्षण ले लूंगा। अब ये सभी इनको वापस अपन रिपीट करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को घर्षण लगा के, ताकि आपको और अच्छे से फील आ जाए कि घर्षण कुछ ऐसी खास चीज नहीं है। अब बच्चा मैंने क्या ले लिया, अब मैंने रस्सी वाला ले लेता हूँ। चलो ब्लॉकों को मैं रस्सी से जोड़ देता हूँ। ये ब्लॉक ले लिया और ये दूसरा ब्लॉक ले लिया मैंने, ये मैंने तीसरा ब्लॉक ले लिया, ठीक है बच्चों। और मैंने इनका साइज जो है वो मैं ले लेता हूँ कितना, मान लो मैंने ले लिया ये 5 kg, ये मैंने ले लिया 4 kg और ये मैंने ले लिया 6 kg, ठीक है बच्चों। और मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया इस दिशा में 60 न्यूटन का। चलो अब आपसे पूछा है क्या कि आपसे क्या पूछा है, टेंशन बताओ। तो देखो बच्चों, टेंशन के इधर होगा, मतलब इस पे इधर होगा, इस पे इधर होगा, तो एक सेम टेंशन T1 होगा, इस पे इधर होगा, इस पे इधर होगा, ये टेंशन T2 होगा। तो आपसे T1 T2 के बारे में पूछा है। और स्मूथनेस है, मतलब मैंने घर्षण नहीं लगाया अभी इसमें कुछ भी, सेम क्वेश्चन मैं घर्षण से भी लगा दूंगा, तो ये चीज है। तो बच्चों T1 T2 किस में है, ब्लॉकों के है ना, T1 T2 किसके, ब्लॉकों के, ऑब्वियसली बात है भाई। पहले तो ये अभिलंब से जुड़े हुए थे पहले वाले क्वेश्चन में, अब ये T1 T2 से जुड़े हुए आपस में तनाव से। तो ये T1 T2 निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे ब्लॉक के ऊपर कमेंट करना है। तो ब्लॉकों के ऊपर कमेंट करना है, तो उससे पहले मैं ये चेक करूंगा, ये पूरा एक सिस्टम बनेगा, तो मुझे इस सिस्टम का मास निकालना है। तो मास ऑफ सिस्टम निकालना है पहले मुझे। तो मास ऑफ पूरे सिस्टम यानी निकाय कितना हो जाएगा बच्चों, 5 4 9 6 15 kg क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। अच्छा, इस पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है, तो बच्चों एक इंडिविजुअल पे लगा रहा है ये, लेकिन ये सब अटैच है। इंजन की बात करें तो पूरा 60 न्यूटन इस पे क्या लग रहा है, ये एफ सिस्टम लग रहा है। तो ए सिस्टम कितना हो जाएगा, तो ए परिणामी कितना हो जाएगा, इस सिस्टम का ए परिणामी निकालेंगे तो एफ परिणामी कितना है 60, एम कितना है 15, तो 15 चौक 60, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, इसका परिणामी हो गया। ये बात तो आ गई होगी आपके। अब बनाते हैं बेटू क्या अपन इसका एफबीडी बनाते हैं एक एक का। कैसे उठा लो, पीछे से उठा लो, आगे से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो मैंने लिया पहला वाला ब्लॉक लिया, इसका मुझे एफबीडी बनाना है, तो 6 kg मैंने लिया, 6 kg नीचे लगेगा 60 न्यूटन, mg ऊपर लगेगा अभिलंब एन धरती माता की वजह से, यहाँ पे लग रहा है 60 न्यूटन और यहाँ लग रहा है कितना तनाव T1, ऐसे, ठीक है बेटो समझ में आ गया। और अब ये जो है इसका ए परिणामी किधर होगा, देखो फोर्स क्या है, ये दोनों तो बैलेंस रहेगा 60 और एन, इधर वाला ये 60 न्यूटन का बल और ये T1 का बल, इसमें से कौन बड़ा होना चाहिए, क्या दोनों बराबर होंगे, क्या नहीं, दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 6 kg का परिणामी त्वरण कितना है, इस 6 kg का परिणामी त्वरण कितना आया, परिणामी त्वरण कितना आया 4 आया, इस 6 kg का परिणामी त्वरण कितना आया बेटू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस सिस्टम का इस 6 kg ब्लॉक का परिणामी बल कितना होगा, तो इस 6 kg ब्लॉक का परिणामी बल होगा 6 चौक 24, तो 24 न्यूटन इसका परिणामी होगा। किस दिशा में होगा, इस दिशा में। कब होगा इस दिशा में, जब 60 न्यूटन ज्यादा हो T1 से, जब तो इधर आएगा कंपोनेंट। तो 60 कितना ज्यादा हो, तो ये कितना होना चाहिए, ये कितना कम होना चाहिए, ये 24 कम होना चाहिए। क्यों, 6 24 इतना है, तो 60 में से ये 24 कम होना चाहिए। तो 60 में से 24 कम कितना होगा बेटो, 60 में से 20 कम करेंगे तो 40 हो गया, और 4 कम करेंगे 36, तो ये कितना T1 कितना हो जाएगा 36 न्यूटन। चेक कर लो
36, 60 में से 36 गए तो 24 परिणाम इधर आ गया। कोई दिक्कत है तो T1 आ गया 36 मीटर। इसी प्रकार मुझे यहाँ पे कमेंट करना है। 4 kg का ब्लॉक बना दिया। अब इस 4 kg के ब्लॉक में 40 तो लगेगा नीचे, एन लगेगा ऊपर, T1 इधर है, T2 इधर है। T1 कितना निकाल लिया 36 न्यूटन। ए परिणामी इसका कितना है बेटू, ए परिणामी इसका है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 चौक 16, यानी इसका परिणामी बल 16 इस दिशा में होगा। 36 इधर है T1, तो ये T2 कितना कम होना चाहिए, 16 कम होना चाहिए, यानी ये 20 न्यूटन होना चाहिए। 36 में से 20 गए तो 16 इस दिशा में आ गया। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटू, T2 की वैल्यू 20 न्यूटन आ गई। T1 की वैल्यू कितनी न्यूटन आ गई बेटू, 36 न्यूटन आ गई। इसी क्वेश्चन को टफ बनाना है तो मैं घर्षण गुणांक ले लेता हूँ। इसका μ1 ले लिया, इसका μ2 ले लिया, इसका μ2 ले लिया, μ3 ले लिया। तो एफबीडी में बस घर्षण बल और कंपोनेंट एक ज्यादा जुड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो ऐसे की ऐसे ही चलेगा। आ गई बात समझ में बेटू। चलो तो इसको उतार लो। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक यू शुड क्लियर। तो 3 और 4 अब अच्छे से समझ आ गया। चलो अब बात करेंगे नत्तल वाले की। तो देखिए बेटू, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं नत्तल की बात कर लेता हूँ। तो मैंने एक इंक्लाइन एंगल ले लिया, मतलब एक सतह ले ली, थीटा पे झुकी हुई है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ये ब्लॉक ले लिया मैंने, और इस ब्लॉक का मास m ले लिया, m kg। तो अपन को कमेंट करना है इसका a कितना होगा, इसका a कितना होगा, ठीक है, परिणामी त्वरण कितना होगा। तो बेटो देखो, पहले यदि मान लो ये इसको मैंने ऐसे कैसे रखा और इस पर किसी प्रकार का मैंने बल नहीं लगाया, किसी प्रकार का बल नहीं लगाया, ऐसे कैसे रखा, तो आप बताओ क्या ये चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे कैसे खड़ा रहेगा, ऐसे कैसे स्थिर रहेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसको उठा रहा हूँ, इसको मैं उठा रहा हूँ ऐसे। मान लो जैसे मैंने इसको थीटा पे उठाया, तो अब ये क्या होगा, ये जो यहाँ पे था ऐसे सरकने लग जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने तो कुछ बल ही नहीं लगाया, मैंने इस पे बल नहीं लगाया, मैंने नत्तल को ऊपर कर लिया तो ऑटोमेटिक नीचे आने लग जाएगा। इसका मतलब कोई ना कोई तो बल इस पे लगा है। किस दिशा में? इस दिशा में, जो इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, जिम्मेदार हो गया। कौन सा है वो, क्या है, उसको ढूंढेंगे। तो जब ये रखा हुआ था तो मैंने चेक किया कि रखा हुआ है तो केवल इस पे एक ही बल लग रहा था, mg नीचे की ओर, और एक बल इस पे ऊपर लग रहा था, अभिलंब n ऊपर की ओर। लेकिन जब ये रुका हुआ था mg n से बैलेंस था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऊपर उठा दिया तो अब इसके अंदर ऐसा कौन सा जादू आ गया। तो कौन सा जादू आ गया? लग तो केवल एक mg रहा है, किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। mg तो हमेशा नीचे की ओर लगता है। लेकिन अब इसका जो नॉर्मल होगा बेटू, अब इसका जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल तो हमेशा सतह के परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल तो इसका ये होगा एंड इस दिशा में। अब बात समझ आ गई। इसका मतलब अब mg ही इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लुढ़काने के लिए mg ही इसको लुढ़का रहा है। पूरा mg लुढ़काएगा? नहीं, पूरा नहीं उठा रहा। ये एंगल यदि थीटा है, कितने एंगल से उठाया मैंने? थीटा एंगल से। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये बात तो मालूम है आपको। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, मालूम है ना। 90 माइनस थीटा से निकाल लो। ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये नॉर्मल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटू। तो अब इस mg के घटक करेंगे तो एक mg का घटक इधर आ गया mg कोस थीटा, और एक घटक इसका इधर आ गया mg साइन थीटा, और वो mg साइन थीटा ही इसके लिए क्या बन गया? यमदूत बन गया, जो इसको इधर लेके आ रहा है। ठीक है बेटू, समझ में आ गया। और बैलेंस कौन कर रहा है? जो इसको जमीन पे ही बना के रख रहा है, सतह पे ही बना के रख रहा है, इसको ऊपर उठने नहीं दे रहा है, वो कौन बैलेंस कर रहा है? एन बैलेंस कर रहा है। किससे? mg cos थीटा से। ये अपना कॉमन सेंस से अपन बात कर रहे हैं कि जब मैं इस मास को यहाँ पे रखा है और इस सतह को पकड़ के ऊपर लेके जाऊंगा तो मास तो अब भी इस पे ही रहेगा, मास तो अब भी इस सतह पे रहेगा। लेकिन कई कई क्वेश्चन में मास भी उड़ जाता है हवा में, तो उड़ने वाला केस पे अपन बताएंगे। वही वाला केस है बच्चों, जब मैं एक बंकिक वर्तक सड़क पे तेज गति से कोई गाड़ी लेके आ रहा हूँ और फिर चेक करता हूँ बच्चों, कभी कभी मैं ऐसा लगता है
कि हम हवा में उड़ रहे हैं, हम एक हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। फिर जब नीचे आके भड़ाम जैसे गिरता है और जब आँख हॉस्पिटल में खुलती है तब पता लगता है अरे यार ये तो फिजिक्स भी हो गई था, अपना अभिलंब बिगड़ गया था। अपना कौन बिगड़ गया? अभिलंब बिगड़ गया था। आगे बात समझ बच्चों। तो mg cos थीटा से बैलेंस हो जाता है n, इसलिए आप इस पे सतह पे बने ही रहते हो। तो n बराबर तो क्या हो गया? तो इस वाले केस में n बराबर तो क्या हो गया? mg cos थीटा के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसको केवल एक ही फोर्स चला रहा है, कौन? mg sin थीटा से ये इधर आ रहा है, तो इस पे बल F परिणामी बल कितना लग रहा है इस ब्लॉक पे? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा इस पे क्या लग रहा है? m परिणामी। मुझे तो a से मतलब है a कितना है, तो इसका परिणामी निकालेंगे तो ma परिणामी। तो ये किसके बराबर होगा? ma के बराबर होगा। mg sin थीटा किसके बराबर होगा? ma के। तो m से तो m कट गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा? g sin थीटा। तो कितना त्वरण लग रहा है इस ब्लॉक पे? तो यह जैसे मैंने थीटा एंगल पे किसी ब्लॉक या नत्तल को मैंने ऊपर उठा दिया तो वो नीचे आएगा, तो नीचे आते समय उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कितना लगेगा? g sin थीटा। उस पर क्या लगेगा? एक्सेलरेशन लगेगा। अब यदि मैं थीटा की वैल्यू मैंने कितनी मान ली? थीटा की वैल्यू बच्चों मैंने 37 डिग्री मान ली। तो अब आप बताओ इस पे त्वरण कितना लगेगा? g की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ a कितना होगा इस ब्लॉक पे? तो a कितना हो जाएगा? तो a बराबर 10 इंटू साइन 37। साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 3/5 होती है, 2। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके ऊपर एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। समझ आया बच्चों? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक क्लियर। चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 नत्तल का ही और देख लेते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ले लिया बच्चों, 2 ले लेता हूँ ना, ये थीटा एंगल और इस पे मैंने 2 टिंकू मिंटू ले लिए। ये 2 kg का ले लिया और ये मैंने 3 kg का ले लिया। ठीक है, 2 मास ले लिए, 2 kg 3 kg। बताओ इसका परिणामी कितना होगा? कोई फोर्स नहीं लगा रहा मैं, कुछ भी फोर्स लगा दूं क्या? बोला टफ बनाना है तो फोर्स लगा दूं कि नहीं लगाऊं? चलो लगा देता हूँ फोर्स, है ना। मैंने इस पे लगाया इधर की दिशा में 5 न्यूटन का, ये लो इधर 5 न्यूटन का लगा दिया। तो बताओ इसका परिणामी किधर होगा? क्या ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? अभी भी कोई पता नहीं। तो थीटा भी दे देता हूँ, चलो थीटा दे दिया मैंने, कितना? 37 डिग्री दे देता हूँ। ए कितना आया था अपने पास? 6 आया था ना, तो 37 डिग्री दे देता हूँ मैं। ठीक है, चलो अब बताओ। तो बच्चों अब मुझे इसका पोस्टमार्टम करना है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा? mg इधर लगेगा, इस पे mg इधर लगेगा, ठीक है, और इस पे mg इधर लगेगा। समझाएगा? दोनों पे लगेगा mg। तो इस पे जो नॉर्मल होगा वो इधर लगेगा और एक घटक इधर आएगा। इस पे जो नॉर्मल लगेगा वो इधर लगेगा और एक घटक इधर आएगा। आगे बात समझ में? ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी 37 होगा, ये एंगल भी 37 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो तो एक एक पोस्टमार्टम करते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ 2 kg की। 2 kg की। 2 kg पे इधर लग रहा है 20 न्यूटन। भाई mg तो 20 न्यूटन नीचे लगेगा। और इस पे अभिलंब की बात करो तो ये ऐसे होगा, तो ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। ये 37 है तो ये 37 हो जाएगा। तो 20 यहाँ पे क्या आएगा? 20 cos 37 आएगा। भाई इस पे घटक कितना आएगा? 20 cos 37। तो 20 cos 37 कितना होता है? cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5 बेटू। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। तो जब मैं 4/5 से 20 को गुना करूंगा तो 5 को भाग लगाऊंगा 20 में, तो 4 4 चौक 16, तो 16 न्यूटन तो ये आ गया, तो और 12 न्यूटन ये आ जाएगा। ये 12 न्यूटन 16 न्यूटन लाया कौन है? 20 न्यूटन। अब चाहे 20 न्यूटन काम खत्म हो गया, अब 20 न्यूटन हटा दो चाहे आप, ये लो। तो ये ब्लॉक है, इस 2 kg का ब्लॉक है। इस 2 kg के ब्लॉक में 16 न्यूटन इधर लग रहा है, 12 न्यूटन इधर लग रहा है। ये 12 न्यूटन 16 न्यूटन आया कहां से? mg की वजह से आया। क्यों mg की वजह से क्यों आया? क्योंकि आपने उसको नत्तल पे पटक रखा, एक इंक्लाइंड सड़क पे, यानी ऐसे एक इंक्लाइंड सड़क पे आपने उसको रख दिया, जिसकी वजह से mg का एक घटक लग गए। इस पे नॉर्मल लगेगा इधर की तरफ। ये नॉर्मल कौन लगा है? धरती माता लगा रही है, नहीं ये सतह लगा रही है, इस पे सड़क लगा रही है ऊपर की तरफ। फिर बाद में एक और चीज लगेगा, एक तो लग रहा है 5 न्यूटन भी लग रहा है। ये 5 न्यूटन कौन लगा रहा है? ये 5 न्यूटन अपन लगा रहे हैं। फिर इस 2 kg पे एक और लगेगा, किसकी वजह से? 3 की वजह से। 2 kg को और 2 kg 3 kg को ऊपर दबाएगा, तो 3 kg 2 kg को नीचे दबाएगा, तो इसके ऊपर एक और लग रहा है n यहां।
आगे बात समझ में गई। तो इस पे कितने फोर्स लगे, इस पे लग गए 16 न्यूटन इधर, एन ऊपर, ये एन सतह की वजह से लगा है, 5 न्यूटन अपन लगा रहे हैं, 12 न्यूटन इधर धरती माता ने लगाया, और एन ये जो अभिलंब है ये 2 पे लग रहा है, किसकी वजह से, 3 की वजह से इस पे 2 पे लग रहा है। कोई दिक्कत समझ आया। फिर उसके बाद अपन को बात करनी कि देखो यदि मुझे कुछ कमेंट करना है 2-3 के ऊपर, 2 या 3 के ऊपर कमेंट करना है, क्या इसका परिणाम ही निकालना है, तो एक चीज आपको याद रखना है बच्चों, क्या या तो आप इसको ऊपर चलाओ या फिर आपको इसको नीचे चलाना पड़ेगा। ऊपर जब चलेगा जब ये जो N23 है, देखो N23 इधर लग रहा है, 12 इधर लग रहा है, ठीक है। तो N23 ऐसे तो नहीं, नेगेटिव में कभी फोर्स होता है क्या, फोर्स नेगेटिव में होगा क्या कि माइनस के 5 न्यूटन फोर्स लगा दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब कॉमन सेंस आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए क्या कि 12 न्यूटन इधर लग रहा है और N23 भी इधर लग रहा है, यानी 12 में कुछ जुड़ा है, 12 में कुछ जुड़ा है, तो नीचे वाला ज्यादा हो गया, 5 न्यूटन ऊपर लग रहा है। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये रुकेगा तो है नहीं, ये ऑब्वियसली बात है, ये इधर ही आएगा, तो ये यहीं आएगा ए। इसका जो ए परिणामी होगा वो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 12 और N23 ज्यादा है। आएगा इसमें। अब इसमें अज्ञात राशि कितनी है, 2। एक तो ए परिणामी है, ये नहीं मालूम कितना है, और एक N23 ये नहीं मालूम कितना है। ए परिणामी की बात करेंगे तो ए, अब देखो ए परिणामी अपन को दिया होगा है ना, तब अपन बात करेंगे। अब कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी ए परिणामी तो अपन ऐसे निकाल लेंगे, कैसे सिस्टम का ए परिणामी कैसे निकालते, जैसे ओरो में करते थे अपन, 3 2 5, टोटल मास 5 है, टोटल फोर्स 5 न्यूटन है, तो ए परिणामी आ गया सिस्टम का ए परिणामी। ऐसा इसमें नहीं होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते इसमें। क्यों, क्योंकि ये नीचे तो ही रखा हुआ है, 37 डिग्री के एंगल पे घुमा हुआ है, तो फिर अपन ए परिणामी इसका डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते बच्चों, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तो एक इक्वेशन बना लो बस आप, तो क्या बना लो, इक्वेशन क्या बन गई कि इक्वेशन बनी इसकी, ए परिणामी मान लिया तो 2 वेरिएबल मान लिए, तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 12 न्यूटन नीचे की तरफ है प्लस N23 नीचे की तरफ है, ठीक है, और इसमें से ऊपर की तरफ 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 × ए परिणामी 2a। तो एक इक्वेशन तो मैंने ये निकाल ली, इक्वेशन नंबर 1। आ गई बात समझ में बच्चों, कोई दिक्कत है। चलो इसी प्रकार मैं अब 3 kg के पर बात करूंगा। तो 3 kg का ब्लॉक बनाया, ये 3 kg का ब्लॉक बना, तो 3 kg पे 30 न्यूटन इधर लगेगा, mg यानी 30 न्यूटन है, और अभिलंब ये हो गया, ये एंगल कितना है, 37 है, तो इस 30 का एक घटक हो जाएगा इधर, 30 को 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, 5 से डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना आ जाएगा, 6 6 चौक 24, तो 24 न्यूटन हो जाएगा इधर। फिर इधर आ जाएगा 30 साइन 37 के 3/5 है, तो 6 6 18, तो 18 न्यूटन आ जाएगा इस साइड, 18 न्यूटन इस साइड, ठीक है बच्चों। 30 न्यूटन में कोई काम नहीं है, बेटू समझ में आ गया। अब इसके बाद 3 kg पे अभिलंब लगेगा, 2 kg की वजह से किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये अभिलंब लगा कितना, N3 ड्यू टू 2, N3 ड्यू टू 2, ये अभिलंब लग गया। चलो अब ये 4 किधर है, ये किधर जाएगा, तो ये ऑब्वियसली बात है नीचे ही जाएगा ये, तो ए परिणामी किधर होगा, इसका नीचे होगा। अब ये ए परिणामी नीचे कब होगा, जब 18 माइनस N3 2 इज इक्वल टू क्या हो बच्चों, 3 × a, कितना हो, 3a, 3 × a 3a हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ये। तो ये समीकरण नंबर 2। अब मुझे बताओ कितने समीकरण हो गए, 2। अननोन कितने हो गए, 2 ही अननोन है, N23 और N32 तो बराबर हो गए ना, ये तो ये अभिलंब तो बराबर होंगे बच्चों भाई। 2 3 पे जितना फोर्स लगाएगा 3 2 पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों तो बराबर है। तो मैं इसको एक बार के लिए एक ही वेरिएबल मान के करूँ, तो इसको मैंने n मान लिया, इसको मैंने n मान लिया, है ना। तो 12 में से 5 गए तो कितना हो गया, 17। तो अब ये हो जाएगा n-2 इधर आ जाएगा, मतलब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n, नहीं 12 में से 5 गए तो कितना, 17 तो ये हो गया, 12 में से 5 गए तो 7 होगा ना, 7 5 12, तो 7 बराबर, सर आप ही बोल रहे हो, हम कहाँ बोल रहे हैं, 2a - n। 12 में से 5 गए तो 17, आप ही कह रहे हो गुरुजी, हम तो नहीं कह रहे कुछ। 12 में से 5 गए तो 7 होते हैं, हम तो 7 बताते हैं। हाँ देखो ऐसे इसको करेंगे तो 18 ये रखेंगे, और ये 3a माइनस उधर जाएगा प्लस के n। और सबसे बड़ी बात देखो बच्चों, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो n तो कट गया, 18 और 7 25 हो गया, और 3 और 2 5a हो गया, और ये तो कट गया,
उड़ गया, अरे वाह एन उड़ गया। अब बच्चों मैं आपको यदि ये वाला क्वेश्चन 5 न्यूटन ना देके मैं सीधा पूछता इसका एन कितना होगा इन दोनों के बीच में, तो एन हमेशा 0 ही आएगा। इन दोनों के बीच में एन हमेशा क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि तो हवा में जुड़ रहे हैं, ऐसे हवा में। सोचो बच्चों अपन मैं हवा में गिर गया, मतलब ऐसे हवा में फील हो रहा हूँ, मैं गिर गया, एम जी मुझे लेके आ रहा है। सीधी सी बात है, मुझे कौन लेके आ रहा है? एम जी। 50 न्यूटन नहीं, मुझे एम जी लेके आ रहा है। धरती माता मुझे लेके आ रही है और उसके ऊपर कोई और दूसरा गिरा दो मेरे पास, तो ऐसा हमें फील होगा जैसे हम बिल्कुल क्या है बच्चों, हम बिल्कुल वेटनेस हो बिल्कुल, ना तो वो मेरे पे दबाव लगा पाएगा ना मैं उस पर दबाव पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एम जी ने एक दूसरे को कट कर दिया है। तो इस चीज को आप समझ लें। तो ए बराबर कितना आएगा 5, तो 5 मीटर पर सेकंड इसका। तो इस सिस्टम का ए परिणाम में कितना जाएगा 5। तो आप इसको गलती वैसे मत कर देना कि सिस्टम का ए निकाल के n2 3 निकालो। एन अभिलंब क्या होगा, हमेशा नत्तल पे कोई 2-3 सतह रखी हो, तो नत्तल पे कोई 2-3 ब्लॉक रखे हो, तो इन दोनों ब्लॉकों पे अभिलंब कितना लगेगा, तो 0 लगेगा। हमेशा अभिलंब कितना लगेगा, 0 लगेगा। तो ये बात समझ लेना यहां से। ठीक है बेटो, कोई दिक्कत है तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका खत्म हुआ। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, अब अपन बात करेंगे पुलिस प्रॉब्लम, नहीं पुलिस नहीं, अभी तो अभिलंब वाले क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन और अभिलंब वाले करते हैं। तो देखो बच्चों, तो बेटो समझ में आ गए ना क्वेश्चन। चलो अब अभिलंब के क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भूल गए अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभिलंब वाला ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने ये ले लिया, तो ये मैंने कोने ले लिए और इस कोने पे एक बॉल रख ली। ठीक है, डिशुम ये मैंने, और इसकी ये ले ली मैंने 6 मीटर। ठीक है, और इसकी रेडियस जो है वो रेडियस भी कितनी ले ली मैंने, 5 मीटर। ठीक है बच्चों, रेडियस मैंने इसकी 5 मीटर ले ली। ये लो, ऐसे ले लो, है ना, नहीं क्या बच्चे सोचेंगे कि ये 5 मीटर है। तो आपसे पूछा है अभिलंब ज्ञात करो, बॉल पे जो अभिलंब है वो ज्ञात करना है। तो बॉल पे अभिलंब ज्ञात करना है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था इस पे अभिलंब ऐसे लगेगा, तो ये अभिलंब ऐसे गया, तो एक एन तो इधर आ गया। ठीक है, एक एन तो इधर लगेगा, समझाए बच्चों, एक एन तो इधर लगेगा। अभिलंब पूछा है अपन से, तो एक एन तो ये लग गया, और ऐसे इस पे ऐसे डॉट 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 डॉट, और एक एन ऐसे लगेगा इस पे, तो ये एन हो गया। ठीक है, अब ये मैंने मान लिया डिशुम। अब देखो सिंपल मैथमेटिक्स हो गया भैया, कैसे, ये दूरी, ये कोने हैं, ये कोने हैं, तो ये तो कितना हो गया 6 मीटर का। कितने मीटर हो गया बच्चों, ये 6 मीटर का। ठीक है, और ये सेंटर है, और ये लगा अपने पास एन इधर, और ये लगा एन इधर, ये दोनों एन बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, अब इधर घटक कर लेते हैं। बोलो, ये 6 है तो ये आधा करेंगे परपेंडिकुलर, तो बाइसेक्टर करता है ये, तो ये जाएगा 3 और ये जाएगा कितना 5, तो 3 5। तो अब ये एंगल निकाल लूँ मैं, ये एंगल निकाल लूँ थीटा। तो बच्चों जितना एंगल ये होगा उतना एंगल क्या होगा, ये होगा थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा जाएगा। बेटो समझ में आ गया। तो अब मैं इस एन के घटक करूंगा, तो एक एन कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और एक एन साइन थीटा इधर हो जाएगा। इसी प्रकार इस एन के घटक करूंगा तो एक एन कोस थीटा इधर आ जाएगा और एक एन साइन थीटा इधर हो जाएगा। बोलो कौन बोल्ड हो गया, एन साइन थीटा कट गया। तो इस बॉल पे, ये जो बॉल है, इस बॉल पे परिणामी अभिलंब, तो एन रिजल्टेंट कितना हो गया इसका, एन रिजल्टेंट कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2n cos थीटा, 2n cos थीटा। ठीक है बेटो, 2n cos थीटा हो गया, 2n cos थीटा हो गया ना, तो 2n लिखा और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी तो यहाँ से निकाल लो। ये एंगल थीटा था ना, ये 90, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और थीटा और 90 वाले के सामने आधार होती है, और ये कर्ण हो गई। तो ये 5 है, ये 3 है, तो आधार 4 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आधार बटे कर्ण यानी 4/5। तो cos थीटा कितना हो गया 4/5। तो यहाँ पे रखूंगा cos थीटा कितना 4/5, तो कितना हो गया 8n/5। तो 8n/5 क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट कितना हो गया 8n/5। आगे बात समझ में बैठो। तो इस बॉल पे कितना अभिलंब होगा, टोटल अभिलंब कितना हो जाएगा 8n/5 हो जाएगा। इसकी वजह से n, इसकी वजह से n, और n cos थीटा 2n cos थीटा। क्लियर।
तो आगे बात समझ में बेटो, कोई दिक्कत है क्या? तो ये क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हो गया। चलो अभिलंब का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, दो समतल के बीच में फंसा के फिर देख लेते हैं बच्चों। तो इसको मैं टाल दूं, चलो बेटो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैंने ले लिया एक बॉल ले ली मैंने, और इस बॉल को मैंने साम्यावस्था में रख दिया दो सतहों के बीच में। ये आई थिंक मैं उस दिन भी आपको करा चुका था। ये लो, और ये एंगल मैंने ले लिया बच्चों यहाँ से 30 डिग्री, और ये एंगल मैंने ये पूरा ले लिया 60 डिग्री। आगे बात समझो बच्चों, ठीक है। अब मुझे निकालना है अभिलंब निकालना है, तो इस बॉल पे टोटल अभिलंब कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। और इसकी रेडियस ले लो कितनी, बोलो 1 मीटर ले लो। इसकी रेडियस मैंने ले ली 1 मीटर। चलो 1 मीटर मैंने रेडियस ले ली। तो अब मुझे चेक करना है इस ब्लॉक पे कितना अभिलंब है, टोटल अभिलंब चेक करना है। तो बच्चों टोटल अभिलंब चेक करना है, तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि सबसे पहले अपन ये वाला ले लो। तो मैंने ये बॉल बनाई, और इस बॉल का मैंने ये वाला कंपोनेंट बनाया, ऐसे समझाया बच्चों। इसका सेंटर ये रहा, तो इस पे जो अभिलंब लगेगा वो ऐसे लगेगा, ऐसे, ये वैस पे एन अभिलंब, ठीक है। अब एंगल बात करेंगे तो बच्चों ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, और मैंने इसको ऐसे बढ़ाया, तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है बेटू, समझ में आया कि 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 30 90 और ये हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप मुझे बताओ कि ये वाला जो एन है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया 60 डिग्री, तो यानी इस पे जब मैं ये लूंगा ऐसे घटक करूंगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है तो एक एन इधर लग गया 60 डिग्री ऐसे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ये सेम इस वाले के लिए, तो बच्चों मैंने क्या करा, ऐसे बनाया और इस पे ऐसे मैंने ये लाइन खींची, ठीक है। तो इस पे जो अभिलंब होगा वो अभिलंब ये होगा, ऐसे लगेगा इस पे अभिलंब एन। आगे बात समझ में, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। और इसको जब मैंने आगे बढ़ाया ऐसे जब मैंने आगे बढ़ाया तो ये एंगल कितना दे रहा है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 60 90 ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। आगे बात समझ में, तो बेटू ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचूं, तो ये एंड कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। यदि ये 45 होगा तो 45 बना लेगा। तो अब फाइनल क्या हुआ, जब मैंने एक गोला बनाया, मतलब एक बॉल बनाई, और इस बॉल के सेंटर से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, और मैंने चेक किया कि इस पे एक एन तो इधर लग रहा है, और वो जो इधर वाला एन है वो ऊपर वाले की वजह से लग रहा है। और कितना एंगल बना रहा है वो 60 है तो 30 बनाएगा, 60 है तो वो 30 बनाएगा। आगे बात समझ में। और इधर वाला इस वाली लाइन से इधर वाला जो अभिलंब है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो ये 30 है तो ये 60, तो थोड़ा सा ये मैंने ऐसे लिया, ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये 30 है तो हल्का 60 बनाना है मुझे, तो ये हो जाएगा एन 60 डिग्री। आगे बात समझो बच्चों, ये वाली सतह एन, ये वाली सतह एन, एन एन आइडेंटिकल ले लिया मैंने, और ये एंगल ले लिया मैंने 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है क्या? चलो अब मुझे बात क्या करनी है, अब ये क्या है बच्चों, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बॉल रुकी हुई है, साम्यावस्था में है। ये बॉल किस में है, साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है। तो साम्यावस्था में कब हो गई, जब mg से बैलेंस हो। देखो इस बॉल पे एक फोर्स लगेगा किधर, mg नीचे की ओर, इस फोर्स पे इस बॉल पे क्या लगेगा, मतलब ये साम्यावस्था में कब होगी बच्चों, कि जब ये mg से बैलेंस हो। भाई इस पे mg नीचे की ओर लगेगा ना, भाई mg कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, तो ये mg से बैलेंस होनी चाहिए। तो mg से बैलेंस कौन कर रहा है, ये अभिलंब ही कर रहा है। अब अभिलंब को बैलेंस करवाना है तो कैसे करवाएंगे, तो देखो बच्चों अभिलंब से बैलेंस करवाना है तो उसके लिए मैं ये वाला एंगल भी ले लूँ, इसको आगे बढ़ा दो। चलो तो आगे बढ़ाया तो ये एंगल 30 डिग्री का है ना, सेंटर से ले लिया ना मैंने mg, तो ये एंगल 30 डिग्री का है, ये 90 है, तो ये कितना जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ चलो ठीक है। अब बच्चों देखो ये 60 डिग्री है, तो अब मुझे बनाना है इस बॉल पे एन और 30 हॉरिजॉन्टल से ले लिया ना मैंने, तो mg तो हॉरिजॉन्टल के नीचे लगता है हमेशा, ये लो
मैं क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको? mg तो हमेशा हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर नीचे की ओर लगेगा, mg तो हमेशा हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर नीचे की ओर लगेगा। तो मैंने इस बॉल का हॉरिजॉन्टल ऐसे बना लिया, यानी मैंने इस बॉल को थोड़ा तिरछा है ना, लेकिन मैंने इस बॉल को तो ऐसे ले लिया हॉरिजॉन्टली, तो mg तो हमेशा नीचे रहेगा। अब इसमें एक n तो इधर लग गया और एक n इसमें इधर लग गया, ये एंगल बनाया 30 डिग्री का, ये एंगल बनाया 60 डिग्री का। अब कंपोनेंट बैलेंस कर लेंगे। बेटू आ गया समझ में मैंने क्या बोला? तो अब ये 60 इसका घटक करेंगे, तो इसका एक घटक, इस वाले n का एक घटक इधर जाएगा n sin 60, और इसका इधर हो जाएगा क्या, n cos 60। ठीक है बेटू। फिर इसी प्रकार इस n का करेंगे तो ये हो जाएगा इधर n cos 30, और ये इधर हो जाएगा क्या, n sin 30। अब बोलो, ये देखिए बॉल रुकी हुई है तो क्या होगा, n sin 30 प्लस mg, n sin 30 mg बराबर किसको जाएगा, n sin 60 के। तो ये कितना जाएगा बच्चों, n sin 30 डिग्री प्लस mg, ये नीचे क्यों लग रहा है, बराबर किसको जाएगा, ऊपर n sin 60 के। आ गई बात समझ में बेटो? तो n sin 30, तो ये तो जाएगा n बटे 2 प्लस के mg इज इक्वल टू n √3/2। अब ये इधर ले आएंगे या इसको तो ले जाओ, तो mg इज इक्वल टू n/2 कॉमन ले लिए तो कितना जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, √3 - 1 हो जाएगा बेटो। तो अभिलंब निकालना मुझे, तो n, तो n बराबर कितना जाएगा, 2mg अपॉन √3 - 1। तो ये आपका अभिलंब हो जाएगा। तो n कितना जाएगा, रिजल्टेंट अभिलंब, तो n बराबर 2mg अपॉन √3 - 1। आ गई बात समझ में? तो कैसे मैंने इसको बैलेंस में लिया, अब आ गई बात समझ में बेटू? तो मैंने क्या करा, ये क्वेश्चन था मेरा और इस क्वेश्चन साम्यावस्था में दिया हुआ था, तो मेरे को इसका अभिलंब पूछना था कि अभिलंब कितना लग रहा है, रिजल्टेंट अभिलंब। तो बेटू रिजल्टेंट अभिलंब मुझे निकालना है। अच्छा, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटू अपन ने क्या करा, तो n जो आया था 2n, उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझ लेना बेटू, है ना, अपन ने गलती कर दी थी। उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया अपन ने, उससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। इसी प्रकार बेटू इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था अपना, उससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने ऐसे बनाया था एजेस, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब ये कैसे है, रुका हुआ है साम्यावस्था में, तो इस वाले केस में अभिलंब कितना होगा, n के लिए निकालनी है। तो अपने पास ऊपर कितना आया, ऊपर तो आया था 2n cos थीटा, ये आया था अपने पास, और नीचे ये किससे बैलेंस हो जाएगा, ये mg से बैलेंस हो गया। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 2n cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 4/5 इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से n कितना गया, तो यहाँ से n आ गया 5mg अपॉन 8। ठीक है बेटू, तो बाय मिस्टेक अपन ने उसको वो कंसिडर नहीं कर पाए, तो ये चीज है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसे था, साम्यावस्था में था तो 2n cos थीटा ऊपर था, mg नीचे है, तो 2n cos थीटा बराबर mg के हो जाएगा, तो n बराबर 5mg/8 हो जाएगा। यदि मान लो इस बॉल का द्रव्यमान है और g दे दिया तो आप n निकाल लोगे, अच्छे से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में सेम वही करा। इस वाले क्वेश्चन में आपसे अभिलंब पूछा है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो अभिलंब है, इस सतह की वजह से इधर लग रहा है, इस सतह की वजह से इधर लग रहा है। आपसे पूछा ये साम्यावस्था में है तो अभिलंब बताओ, तो अभिलंब कैसे होगा, तो अभिलंब कैसे निकालेंगे, इस प्रकार निकालेंगे, n sin 30 इधर आ रहा है और n sin 60 ऊपर आ रहा है, इधर n cos 30 इधर आ रहा है, इधर n cos 60 इधर आ रहा है। तो अब बच्चों इस दोनों में, इन दोनों में ये क्या है, ये दोनों अलग अलग है। तो आप बोलोगे सर इसका वर्टिकल मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल है वो कंपोनेंट तो बैलेंस में नहीं है भाई, इधर तो n cos 30 है, इधर n cos 60 है। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है और √3/2 होती है, तो अब इसके परिणामी तो निकलेगा, यानी ये इधर इधर कहीं बैलेंस होगा भाई, n की वजह से यहाँ पे इधर लग रहा है और इधर आ रहा है, अभिलंब आ रहा है ना, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इधर मूव करेगा। अब उसको होल्ड डाउन करने के लिए अपन ने इसको चिपका दिया है, इसको अपन ने किससे चिपका दिया, इस प्रकार इसको हिंज कर दिया, थोड़ा सा टिल्टेड एंगल देके। तो अब ये सरकेगा नहीं, साम्यावस्था में आ जाएगा पूरा टोटल। उसके बाद देखो बेटू क्या हुआ, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हालांकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मुझे लेना देना भी नहीं है, मुझे तो वर्टिकली क्या है वो साम्यावस्था में है। तो इसका n मैंने sin 60 इधर आया और इसका n sin 30 इधर आया, n sin 60 n sin 30। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है
इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इन दोनों का देखो, नीचे कौन से फोर्स लग रहे हैं, एन साइन 30 और एम जी तो नीचे लग रहे हैं, और ऊपर एन साइन 60, दोनों बराबर होंगे तभी तो साम्यावस्था में होंगे। यानी यदि ये रुका हुआ है, साम्यावस्था में है, नीचे की ओर नहीं आ रहा है, नीचे की ओर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एम जी से बैलेंस हुआ है ना ये दोनों फोर्स। आ गई बात समझ में बच्चों? तो यहां से मेरा अभिलंब निकाल लिया, तो ये अभिलंब है 2mg अपॉन √3 - 1, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये था। ठीक है बेटो, समझ में आ गया? तो अब आप इतने ही क्वेश्चंस करना। अब अपना रह गया पुलिस प्रॉब्लम। तो पुलिस प्रॉब्लम हालांकि मैं अब भी कराता, लेकिन अब देखो अपने पास थोड़ा सा समय इतना ही है। तो बेटो अब अपन बात करेंगे क्या अगले लेक्चर में, पुलिस प्रॉब्लम, और उसके बाद अपन देखेंगे क्या जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो इससे पहले आपके लिए होमवर्क होगा, आप ये तो करना ही करना है, और इसके बाद कंस्टेंट मोशन भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि पुलिस में कंस्टेंट मोशन का कॉन्सेप्ट वापिस से आएगा। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय, सी यू अगेन।